नमस्कार। इस लेसन में हम स्लैब के डिज़ाइन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफेक्टिव स्पान इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड बी टेकन एज। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि बीम और स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पान सेम रहता है, और सिंपली सपोर्टेड के लिए पहला ऑप्शन कैसे निकालते हैं, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। मतलब कोई स्लैब है उसका क्लियर स्पान लेंगे, और क्लियर स्पान हमेशा रहेगा शॉर्ट स्पान। क्लियर स्पान और स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों को ऐड करेंगे और इनमें से जो कम आएगा, इनमें दूसरा लेंगे सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट या बियरिंग। तो दूसरा, पहला और दूसरे में से जो कम आएगा तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। क्योंकि क्लियर स्पान कौन सा लेना है हमको, शॉर्टर स्पान, और दूसरा लेना है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में से जो कम हो, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एज पर क्लॉज 24.1 IS 456 when the span is less than 3.5 meter and imposed load less than 3 kilonewton per meter square, the basic LYD ratio of two-way continuous slab with FE 415 grade steel can be taken as। पहले तो हमारा वन वे स्लैब का दिया हुआ है कोड में, वो अपना कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26 है। इसके बाद यदि हमारी स्लैब क्या हो, आपकी टू वे स्लैब हो। टू वे स्लैब का मतलब है कि L/LX रेशियो यदि हमारा 2 से कम है तो टू वे स्लैब हो, और जो लोडिंग हो वो हमारी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम हो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आपकी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होती है। तो ऐसे केस में हम अपना LY मतलब LYD रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपना सिंपली सपोर्टेड के लिए इस केस में दिया हुआ है, जब हम माइल्ड स्टील को यूज करते हैं तो ये वैल्यू दी है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए आपकी 35, और कंटिन्यूस के लिए दी है अपनी 40। कंटिन्यूस के लिए 40। यहाँ किससे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कंटिन्यूस के लिए, लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है वो किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। अब हमसे पूछा गया है HYST या 415 ग्रेड स्टील के लिए। तो ऐसे केस में कोड में प्रोविजन है कि इस वैल्यू को, बेसिक वैल्यू को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 0.8 से, मतलब 80% लेते हैं। माइल्ड स्टील में ज़्यादा डिफ्लेक्शन परमिटेड है, स्लैब थिक रहेगी। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 0.8 से मल्टीप्लाइड करेंगे 40 को, तो ये वैल्यू आ जाती है 32। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय। तो ये बीम का अपना निकालते हैं। बीम का भी फॉर्मूला रहता है मिनिमम परसेंटेज का, ASB/BD इज इक्वल टू 0.85/FY, लेकिन यहाँ पर बीम और स्लैब के लिए अंतर है, ठीक है, क्योंकि बीम पर लोड ज़्यादा पड़ता है, स्लैब पर कम रहता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू को कम किया गया है। अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी स्टील कौन सी यूज की गई है। यदि आपसे माइल्ड स्टील पूछा गया है तो ये रहता है 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, 0.15% ऑफ AG और ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। जबकि यदि आपका HYSD के लिए पूछा होता तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। तो यहाँ स्टील को देखना है अपने को, तो यहाँ स्टील पर ध्यान देना है कि माइल्ड स्टील के लिए पूछा गया है, बाकी तो आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार इन स्लैब शैल नॉट बी मोर देन।
मेन रेनफोर्समेंट के लिए पूछा गया है। तो मेन रेनफोर्समेंट अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रहेंगी। ये अपने मेन रेनफोर्समेंट है, ये लंबा वाला। इनके बीच की जो स्पेसिंग क्या है, क्रैक विड्थ को कंट्रोल के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग का प्रोविजन है। ये वैल्यू हमारी मेन स्टील के लिए यहाँ पे लिखा है कि 3D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 300 mm, इन दोनों में से जो कम हो, सेफर साइड लेते हैं हर चीज़ में अपने को। कब? विच एवर इज लेस और विच एवर इज मोर। तो जब अपने को हमेशा एक बेसिक कंसेप्ट रहता है कि सेफर साइड लेना है, तो सेफर साइड में दोनों में से जो कम रहेगी वो लेंगे। तो 3D और 300 mm विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का सबसे मेन पर्पज तो है कि स्लैब का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो मेन पर्पज तो है अपना टू डिस्ट्रीब्यूट द टेम्परेचर स्ट्रेस एंड श्रिंकेज रिस्क। इसके अलावा यदि हम स्लैब पर पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी काम करते हैं। इसलिए कभी कभी इनको टेम्परेचर रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन तीनों करेक्ट हो गए, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट शुड बी 5 times द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्लैब। और तो ये रहता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर कोड के हिसाब से शो किया है कि ये वैल्यू 5D ए जो क्रॉस सेक्शन में दिख रही है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, तो 5D और 450 mm विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से IS 456 टू 2000 के हिसाब से। लेकिन बाद में 2007 में अमेंडमेंट आ गया कि ये वैल्यू भी हमको 300 mm रखनी है। इसलिए नए प्रोविजन के हिसाब से आंसर रहेगा अपना 30 सेंटीमीटर। कोड के हिसाब से नन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन। यदि हमने स्लैब का या अपना स्लैब या बीम में मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं तो कभी भी बार यदि सेम साइज के हैं, स्लैब में तो सेम साइज के यूज करते हैं, अदरवाइज बीम में डिफरेंट साइज के भी होते हैं। तो ये होता है अपना जो इससे कम नहीं होना चाहिए 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, मतलब थिकर बार के डायमीटर से मिनिमम स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। ये क्या है, कंक्रीट के प्लेसमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन ए स्लैब इज बेस्ड ऑन। मेन रेनफोर्समेंट का उपयोग तो हमेशा किसके लिए करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के आधार पर ही अपन AST की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ ए RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 10 mm स्पेसिंग। ये स्लैब है और जिसमें हम AST मेन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी 10 mm का फाई जो है, जब हम 10 mm यूज करते हैं तब हमारी स्पेसिंग जो आती है वो आती है 10 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, इफ इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 mm बार बाई 12 mm बार। हम लार्जर साइज बार को यूज कर रहे हैं तो फाई हो गया 12 mm। ऐसे केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से हमारी स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी, तो स्पेसिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो S2 निकालना है। अब जो स्पेसिंग का फॉर्मूला रहता है वो रहता है अपना 1000 A5 डिवाइडेड बाई
AST। अब यहाँ पर AST सेम है, 1000 है, तो S जो है प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ बार के। यदि बार का डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी, बार का डायमीटर कम रहेगा तो स्पेसिंग कम रहेगी। इसी हिसाब से हम S1 S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A51/A5। एग्जाम में 5 जब रखते हैं तो π/4d² होता है, π/4 कैंसिल हो जाता है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये आपका d1² के प्रोपोर्शनल होता है। निकालना क्या था अपने को, S2, यहाँ पे S1 की जगह 10 सेंटीमीटर रख दिया, S2 निकाला तो S2 आपका आ जाएगा, S2 = S1 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई d2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 का स्क्वायर। इस तरह से वहाँ पर एग्जाम में डायरेक्टली निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आ जाती है अपनी 14.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, इन द डिजाइन ऑफ रिस्ट्रेंट स्लैब आर कंसिडर्ड एज डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडिल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप। रिस्ट्रेंट स्लैब का मतलब है कि अपनी यदि 2 वे स्लैब है और यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेंड है, मतलब उनके कॉर्नर को लिफ्ट होना अलाउ नहीं है, यहाँ पर टॉर्सन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं या स्लैब कंटिन्यूस है, तब हमारा उसका एनालिसिस करने के लिए हम पूरी स्लैब को मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। तो मिडिल स्ट्रिप की लंबाई लेते हैं 0.75 ऑफ स्पान या 3/4 ऑफ स्पान, तो आंसर हो जाएगा 3/4, जबकि एज स्ट्रिप रहती है 1/4, तो 1/4 का आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा दूसरी तरफ रहता है। तो ये वैल्यूज अपने को याद रखनी है मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट एट द मिडिल ऑफ द एंड स्पान ऑफ कंटिन्यूअस वन वे स्लैब। ये प्रोविजन आपके दोनों में लागू होंगे, कंटिन्यूअस बीम के लिए भी लागू होंगे और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। कई तरीके हैं, ये आपकी टेबल नंबर 10 में कोड में दी हुई है, वहाँ से, अदरवाइज मेरी समझ में तो फिगर से जल्दी याद हो जाती है। कहाँ पर पूछा गया है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सैगिंग मूवमेंट, ये आपका यहाँ पे ये सैगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट है। बेंडिंग मूवमेंट एट द मिडिल ऑफ स्पान पे हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट रहेंगे और सपोर्ट पर क्या रहेंगे, निगेटिव। ऑफ द एंड स्पान का पूछा गया है, तो सपोर्ट से जो नेक्स्ट स्पान का ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके लिए आपकी लाइव लोड के लिए कोएफिशिएंट है अपना 1/10, तो आपका आ गया अल्फा, तो ये आ जाएगा अपना WL²/10। और आपका डेड लोड के लिए कोएफिशिएंट है 1/12। इन दोनों को ऐड करके हमारा एंड स्पान के सेंटर पर, एंड स्पान के सेंटर या मिडिल पर बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है। तो ये सेम लागू होगा बीम और स्लैब के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव लोड ऑन फ्लोर्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एट पर 875। किसके लिए 875 किससे लेना है अपने को, 875 पार्ट 2 कैन बी टेकन। पार्ट 2 में लाइव लोड दिए हुए हैं, 2 kN/m² होता है हमारा रेजिडेंशियल के लिए, जो हमसे पूछा गया है रेजिडेंशियल के लिए। 2.5 को यहाँ टेबल में देखेंगे तो ऑफिस में हम 2.5 लेते हैं, जबकि वहाँ पर सेपरेट स्टोरेज है। 4 kN/m² हम कहाँ पर लेते हैं, दो जगह लेते हैं, 4.0 लेते हैं अपना विथ ऑफिस हो जहाँ पर सेपरेट स्टोरेज हो, और साथ में ऐसे थिएटर वगैरह हो, दुकान हो जहाँ पर की सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स है, मूव नहीं कर सकती हैं सीटें, जैसे थिएटर में होता है, वहाँ पर 4 ले सकते हैं। जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट को मूव कर सकते हैं वहाँ पर अपने को 5 लेना है। फैक्ट्रीज वेयर हाउस में भी 5 से 10 लेते हैं, ये वैल्यू हमको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इफ द साइड ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेज एंड स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन आर इक्वल। इसका मतलब है कि 2 वे स्लैब है जिसमें Ly और Lx की वैल्यू क्या है, सेम है,
तो यहाँ पर ही स्क्वायर बनना चाहिए, तो एल एक्स इज इक्वल टू एल वाई। द बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई, हम अपने को ये निकालना है कि जैसे एम एक्स लेते हैं तो एम एक्स अपना रहता है अल्फा एक्स डब्लू एल एक्स स्क्वायर के बराबर, और एम वाई जो रहता है वो अल्फा वाई के बराबर रहता है डब्लू एल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं? जनरल अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू होती है अपनी, यदि अल्फा एक्स इज इक्वल टू होता है आर पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। 1/8 यदि यूडीएल रहे तो ये कॉफिशिएंट रहता है डब्लू एल स्क्वायर बाई 8, इसलिए ये 1/8 आया। अब इसमें इस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पर आर क्या है? एस्पेक्ट रेशियो है जो एल वाई अपॉन एल एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर इक्वल होने के लिए आर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए जब अल्फा एक्स निकालेंगे तो अल्फा एक्स आपका आ जाएगा 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का पावर 4 माने 1/2, तो ये आ गया 0.5। इसका मतलब है कि हम सिंपली सपोर्टेड के बीएम मोमेंट यदि 0.5 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है 1/8। ठीक है, इसी तरह से हम उसका लेंगे, यदि अल्फा वाई का भी लेंगे तो अल्फा वाई इज इक्वल टू होता है अपना आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर पावर 4। यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 1/2.5 आ जाएगी। इसलिए ये पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 0.5 से। साथ में यदि हमको ये फॉर्मूले याद रहते हैं तो कोई भी एस्पेक्ट रेशियो दिया हो तो उसका हम बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। अल्फा एक्स के लिए आर पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर पावर 4 का यूज करना है, और वाई डायरेक्शन के कॉफिशिएंट मोमेंट कॉफिशिएंट के लिए आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर पावर 4 का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ ए 2-way slab simply supported on all its 4 edges and having no provision to prevent the corner from lifting। यहाँ पर आपकी 2-way स्लैब है ना, और आपकी मतलब LYX रेशियो 2 से कम है, सिंपली सपोर्टेड है चारों। लेकिन यहाँ आपको कॉर्नर को लिफ्ट से रिस्ट्रेन नहीं है, कॉर्नर के उठने से रोका नहीं गया है। जब रोका नहीं गया है तब हमारे जो कॉफिशिएंट निकलते हैं वो निकलते हैं रैंकिन ग्रॉसिफ मेथड से। अदरवाइज यदि हमारी रिस्ट्रेंड स्लैब है तो इसके लिए हम रिस्ट्रेंड स्लैब के लिए पिगार्ड मेथड, रिस्ट्रेंड स्लैब के लिए पिगार्ड मेथड, मार्कस मेथड और IS कोड के फॉर्मूले को, प्रोविजन को यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L1 and L2 आर द लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान, L1 जो है आपका लॉन्ग स्पान और L2 क्या है? शॉर्ट स्पान, और फिर 2-way स्लैब सिंपली सपोर्टेड है ऑन 4 एजेस एंड कैरिंग W पर यूनिट लोड। यहाँ पर जो लोड है पूरी स्लैब में W किलो न्यूटन या W पर यूनिट एरिया है। द रेशियो ऑफ द लोड स्प्लिट इनटू W1 एंड W2। अब ये लोड क्या हो जाएगा आपका? W1 और W2 में स्प्लिट हो जाएगा। राइट, ये इस डायरेक्शन में जो रहेगा यहाँ पर, ये स्प्लिट होने के बाद एक्स डायरेक्शन का W1 जो है आपका इस लॉन्गर स्पान पे जाएगा L1 पर, ये कहलाएगा अपना L1 पे जो लोड है वो कहलाएगा W1, और L2 पे जो कहेगा वो। इसके पीछे क्या रखा गया है कि जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से अपना ये डिफ्लेक्शन इतना रहेगा शॉर्टर स्पान में, और लॉन्गर स्पान में भी ये डिफ्लेक्ट होगी। इन दोनों के जंक्शन यहाँ पर
ये माना है रैंकिन ग्रोसफ ने, ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। तो जब अपना इक्विलिब्रियम रहेगा तो ये हमारा रहेगा आपका W2 जो हो जाएगा वो रहेगा W R⁴ अपॉन 1 प्लस R⁴, जबकि W1 जो हो जाएगा वो टोटल लोड का मल्टीप्लाइड करेंगे लॉन्गर स्पान वाला फैक्टर, और लॉन्गर स्पान वाला फैक्टर होता है 1/1 प्लस R⁴। इसको लिया, दोनों को डिवाइड किया, W1 अपॉन W2 आ जाएगा अपना 1/R⁴। R किसके बराबर होता है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो, तो Ly/Lx का हो जाएगा होल⁴। जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी L2/L1 का होल⁴। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। आंसर हुआ अपना D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान ऑफ ए टू वे स्लैब विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन, यदि हम स्लैब को, ये जो बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट निकाले थे रैंकिन ग्रोसफ ने कि αx = R⁴/1 प्लस R⁴, यदि हम स्लैब को यहाँ से रिस्ट्रेन कर देते हैं तो इस रिस्ट्रेन की वजह से बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर कम हो जाता है रिस्ट्रेन करने से। इसलिए हमको जब बेंडिंग मोमेंट कम होगा तो स्टील भी कम प्रोवाइड करना है इकोनॉमी के लिए, तो रिस्ट्रेन, तो मार्कस ने बताया कि हमको बेंडिंग मोमेंट को कम कर देना चाहिए। और ये करेक्शन फैक्टर कितना आ जाता है अपना 5/6 R² प्लस R⁴, जो हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए विदाउट रिस्ट्रेंट स्लैब के मूवमेंट का हम निकालेंगे और उसको इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टर हो गया 5/6 R² 1 प्लस R²। इसको बोलते हैं मार्कस करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे बीम हो या ए, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन निकालते हैं वो रहता है L/D रेशियो। इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो हमारा बीम और स्लैब में देता है। अब स्लैब में 2 स्पान होते हैं तो हमेशा स्लैब में कैलकुलेशन करने के लिए अपना शॉर्टर स्पान ही लेना है, तो प्राइमरी ए फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ, मतलब L/D रेशियो पूछा गया है, ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन। तो टू वे स्लैब के लिए आपका पूछा हुआ है। टू वे स्लैब के लिए अपना, यदि वैसे तो क्या है 26 होता है, और किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए 20 होता है अपना सिंपली सपोर्टेड के लिए। अब यहाँ पर स्लैब टू वे है लेकिन लोडिंग कंडीशन नहीं दी है, तब भी हमको टू वे के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू अपनी रहती है सिंपली सपोर्टेड के लिए 35, जबकि हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, और कंटिन्यूस के लिए 40, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंटिन्यूस स्लैब सपोर्टेड एट एंड एंड कैरिड ओवर इंटरमीडिएट बीम, इंटरमीडिएट बीम पर आपका यहाँ से जा रही है, तो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट फॉर द एंड स्पान, सैगिंग मतलब पॉजिटिव मूवमेंट, एंड स्पान के लिए यहाँ नहीं बताया गया कि डेड लोड के लिए है, लाइव लोड के लिए है, तो ये अपना लाइव लोड के लिए ये क्या है, करेक्ट आंसर है। WL²/10 होता है, और डेड लोड के लिए ये होगा। मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट सपोर्ट, हॉगिंग मूवमेंट यही देखते हैं तो आपका WL/, हॉगिंग मतलब निगेटिव, तो ये WL/9 होता है लाइव लोड के लिए, और डेड लोड के लिए होता है, तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं यदि लाइव लोड के लिए इनकरेक्ट है और आपका डेड लोड के लिए ये करेक्ट है, ये डेड लोड के लिए करेक्ट है, ये लाइव लोड के लिए करेक्ट है, ये डेड लोड के लिए करेक्ट है। मैक्सिमम सेंडिंग, अब मैक्सिमम की बात हो रही है,
मैक्सिमम क्या है WL/10 और WL² 10 में से ये क्या है 10 मैक्सिमम है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। हॉगिंग मूवमेंट अपना डेड लोड के लिए कितना है, लाइव लोड के लिए 9, तो ये ज़्यादा होगा और डेड लोड के लिए है 10, तो फिर इस हिसाब से मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट आपका 9 रहेगा। मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट फॉर इंटीरियर पैनल, सैगिंग मूवमेंट के लिए इंटीरियर पैनल कितना आएगा WL/12, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट। तो जिसे एग्जाम में पूछा गया है उन्होंने क्या माना है, बाकी ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि क्लियरली उनको मेंशन करना चाहिए कि ये आपका किसके लिए पूछ रहे हैं, ये टोटल पूछ रहे हैं, डेड लोड के लिए पूछ रहे हैं, लाइव लोड के लिए पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान ऑफ ए टू वे स्लैब आर LY एंड LX, यहाँ पर ये दिया है LY और LX है। लोड ऑन द स्लैब एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिप पैरेलल टू LX एंड LY, ये आपकी हो जाएगी, एक स्ट्रिप है इसके पैरेलल है और ये स्ट्रिप पैरेलल है, इन दोनों का रेशियो LY पे जो लोड रहेगा ये रहेगा अपना WY और यहाँ पर जो लोड रहेगा वो रहेगा अपना WX और WX प्लस WY मिलके हो जाएंगे आपका टोटल लोड। तो ये वैल्यू अपनी को निकाल ली, जैसे पहले निकाली थी कि अपना WX हो जाएगा आपका W मल्टीप्लाइड बाई R⁴ अपॉन 1 प्लस R⁴, जबकि WY जो हो जाएगी होगी W आपका 1 अपॉन 1 प्लस R⁴, इन दोनों को डिवाइड किया तो अपना आ गया WX अपॉन WY, सब कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा R⁴। R⁴ किसके बराबर है LY अपॉन LX का होल पावर 4, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शियर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, कभी भी शियर स्ट्रेस माने नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी किससे ज़्यादा हो रहा है परमिसिबल लिमिट से, मतलब टाउ सी मैक्सिमम से, चाहे स्लैब हो चाहे बीम हो, तब हमको सेक्शन को क्या करना है रीडिजाइन करना है। यहाँ पर हो जाएगा आंसर इंक्रीजिंग द डेप्थ, रीडिजाइन का मतलब डेप्थ को बढ़ाइए, बीम के केस में विथ डेप्थ को बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार, ये पुराना प्रोविजन है आपका 800 आपका 1978 84, ठीक है, इसका 84 का स्टील के कोड में जब चलता था, अभी तो सब बदल गए हैं, किसके एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। तो ये कवर जो वैल्यू है आपकी बार के डायमीटर या 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव, ये सर्कुलर स्लैब है, इसमें दो तरह के, एक रेडियल मूवमेंट होता है, एक सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ये कहलाएगा रेडियल मूवमेंट। मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव कितना होता है आपका एजेज पे होता है, यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ पर होता है एजेज पर, और इसकी वैल्यू होती है अपनी माइनस, सर्कुलर स्लैब के लिए -2/16 WR², W UDL है और R क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर स्लैब है। जबकि मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट ये होता है अपना इसके सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/16 WR²। तो निगेटिव और इसका रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा अपना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट इन द फॉर्म, डिफ्लेक्टेड फॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन डिफ्लेक्शन का शेप क्या हो सकता है अपना हमेशा ही, ये जो डिफ्लेक्शन होगा सर्कुलर स्लैब सॉसर की तरह, जो अपनी तस्तरी होती है उसकी तरह क्या है ये डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उसका डिफ्लेक्शन जो कर्व बनेगा वो हम बोल सकते हैं पैराबोलॉइड।
Next question. In reinforced concrete slab, the spacing between the main reinforcement should not exceed to its effective depth by 3D, 3 times of effective depth, or 300 mm, whichever is less. तो यहाँ तो सिर्फ पूछा है 3 times of its effective depth. Next question. In a simply slab, alternate bars are curtailed. सपोर्ट पर क्या होता है, स्लैब में सपोर्ट पर यहाँ पर कुछ बाल वगैरह की वजह से रिजिडिटी आ जाती है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर निगेटिव मूवमेंट या हॉगिंग मूवमेंट डेवलप होते हैं, जबकि बीच में रहते हैं सेंटर, बीच में रहते हैं अपना पॉजिटिव मूवमेंट। तो इसलिए हम यहाँ पर बार को क्या कर देते हैं, अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल, तो यहाँ पे अपन कर्टेल करके बेंट अप कर देते हैं। कर्टेल की जगह क्या हो जाना चाहिए, यहाँ बेंट अप, कर्टेल बार्स आर बेंट अप। अब IS जो 456 है अपना, 456 2000 है RCC का, इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया कहाँ से अपने को बेंट अप करना है, लेकिन पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है कि ये जो है यहाँ ये बेंट अप, दो तरह की प्रैक्टिस है। पहली प्रैक्टिस है कि सेंटर से ये डिस्टेंस 1/7 ऑफ स्पान लेते हैं, जिससे हमको यहाँ पर ये सपोर्ट के लिए टेंशन स्टील 1/6 मिल जाती है, मतलब 0.1 L के बराबर मिल जाती है। दूसरा जो है प्रोसेस वो चलता है कि फेस ऑफ सपोर्ट से बेंट अप करते हैं, लेकिन वो भी वैल्यू 1/7 ऑफ स्पान है। 1/7 ऑफ स्पान लगभग 0.15 L के बराबर होता है, तो 0.15 भी लिखा है तब भी आपको यही आंसर देना है। यदि सपोर्ट के सेंटर से आता है तब भी यही आंसर देना है, यदि फेस ऑफ सपोर्ट आता है तब भी यही आंसर देना है। IS 456 2000 में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज लिमिटेड टू। ये मैक्सिमम का प्रोविजन बीम के लिए और स्लैब के लिए सेम है, बीम एंड स्लैब के लिए सेम है। बीम में कितना प्रोवाइड करते थे, 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ स्लैब के लिए भी क्या हो जाएगा, 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब, माने B मल्टीप्लाइड बाई D 0.004, 4/100.04 हो जाएगा, और ये 4% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वन वे कंटिन्यूअस स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी एट। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कहाँ पर रहेगी, तो आप देखते हैं सबसे मैक्सिमम जहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो यहाँ पे आपका 9 है, तो यहाँ 9 को बोलेंगे अपन। 9 कहाँ पे हो रहा है अपना, ये कहलाता है एंड स्पान, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पान, ये कहलाएगा एंड सपोर्ट, और ये कहलाएगा आपका नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट से अगला, तो अगला कौन सा होगा, ये, इसलिए आपका हो जाएगा इंटीरियर सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड फॉर ए रूम ऑफ प्लान डायमेंशन 9 मीटर बाई 4 मीटर। 9 मीटर इसका लॉन्गर स्पान है, 4 मीटर क्या है इसका शॉर्टर स्पान है। अल्टीमेट वर्किंग लोड दिया हुआ है, W दिया, WU है आपका 9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्लैब कैसी है, वन वे और सिंपली सपोर्टेड। वन वे के लिए कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो WL²/8। यहाँ ध्यान रखना है, टू वे के लिए अलग रहते हैं, वन वे सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग है, रिस्ट्रेंट के लिए अलग है। तो क्या लिखा है तभी आपको आंसर देना है, तभी सॉल्व करना है, तो WL²/8। अब यहाँ पर आपका W दिया है 9, अब अपने को हमेशा स्लैब में LX लेना है, शॉर्टर स्पान लेना है, तो शॉर्टर स्पान इसीलिए उन्होंने पूछा है 9 × 4²/8, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 किलो न्यूटन मीटर पेंडिंग। नेक्स्ट आपका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ ए स्लैब विथ ओवरऑल डेप्थ ऑफ 100 mm, मतलब डी दिया हुआ है आपका 100 mm, कंसिस्टिंग ऑफ स्टील Fe आपकी 400 Fe 500। तो अपने को मालूम है कि HYSD स्टील के लिए मिनिमम परसेंटेज रहता है अपना 0.12%। कितना रहता है? 0.12%, और या 0.12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस सेक्शनल एरिया B मल्टीप्लाइड बाई D। यहाँ स्लैब के लिए हमेशा विड्थ क्या रहती है? 1000 mm ले लेना है अपने को, 1 मीटर स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं, और डेप्थ अपनी रहेगी आपकी 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया आपका 120 mm स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो कोड तैयार करना है और कोड के प्रोविजन पर न्यूमेरिकल तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज। कोड में प्रोविजन है कि बार का डायमीटर 1/8 ऑफ द स्लैब से ज्यादा नहीं होना, थिकनेस ऑफ द स्लैब, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 75 mm को डिवाइड किया 75, तो ये आ जाता है 9.375। बार के डायमीटर जो अवेलेबल है 8 to 10 mm के रहते हैं, माने 8 का भी अवेलेबल, 10 का। अब यहाँ मैक्सिमम पूछा तो अपने पास 10 का ऑप्शन है और 8 का, लेकिन थिकनेस के हिसाब से सेफर साइड लेंगे तो अपना आंसर क्या रहेगा? 8 mm। यहाँ पे 8 mm दिया हुआ है। वैसे अपना मेन रेनफोर्समेंट 10 mm से कम ही नहीं प्रोवाइड करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, और HY स्टील के लिए आपको 8 mm से कम प्रोवाइड नहीं करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताइए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्लैब की थिकनेस बहुत कम दी गई है। स्लैब की थिकनेस मिनिमम भी हम 100 mm लेते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ 2-वे रिस्ट्रेंट, फिर देखिए स्लैब है 2-वे, रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस। जब रिस्ट्रेंड होती है तो यहाँ पर क्या होता है? कॉर्नर पर टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। LXY5, ये LXY5 में सभी जगह। अब चूंकि क्या लिखा हुआ है, इन द डिजाइन ऑफ 2-वे रिस्ट्रेंड एज ऑल एजेस टॉर्जन। अब जब रिस्ट्रेंड है मतलब ये सभी तरफ से कैसी है? कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस कब हो सकती है? यदि ये हॉल है और हॉल के बीच में आपका जो बीच का जो पैनल है, यहाँ पर जो आपकी स्लैब डली होगी, ये चारों तरफ से क्या है? रिस्ट्रेंड है। यहाँ का होता आपका जो फ्री होती है, तब तो अपना आंसर रहता 0.75, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये चारों तरफ से डिसकंटिन्यूअस है, दोनों तरफ से, तो यहाँ पे 0.75 रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका एक तरफ तो ये कंटिन्यूअस है इस तरफ, और इस तरफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए प्रोवाइड करना, तो जितनी स्टील प्रोवाइड कर रहे थे उसका हाफ, मतलब 0.375, ये हो गया इस पैनल के लिए। लेकिन जब रिस्ट्रेन रहेगी तब अपने को बीच में कोई प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंटिन्यूअस स्लैब, और कंटिन्यूअस स्लैब 3 मीटर बाई 3 मीटर साइज, मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब सेटिस्फाई वर्टिकल। ये कैसे काम करेगी? 2-वे स्लैब के लिए, ठीक है, और कंटिन्यूअस है। 2-वे कंटिन्यूअस स्लैब है आपकी, और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए अपना यदि माइल्ड स्टील रहे तो आपका L/D रेशियो रहता है आपका 40 से कम होना चाहिए, 40। अब अपने को निकालना क्या है? डेप्थ। तो डेप्थ हो जाएगी L/40। L कितना हुआ? अब mm में लेना पड़ेगा। स्पान दोनों ही बराबर है, इसलिए LX लेना है तो दोनों ही हो जाएंगे 3000 डिवाइडेड बाई 40। ये डिवाइड किया तो ये आ गया अपना 7.5
जीरो से जीरो गया, 4 से गया तो ये 75 mm आ जाएगा। और 75 mm को चूंकि आंसर पूछा हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 डिफ्लेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब ऑफ बी और बीम पर्पज ऑफ डिजाइन, या तो अपनी RCC या बीम, इज लिमिटेड टू। ठीक है, अपना किसका पूछा गया है, अपना ये डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया से पूछा गया है। डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया RCC स्लैब में कितना रहता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो L/250 के बराबर रहता है, L/250 के बराबर रहता है। तो अपन इसको निकाल लेंगे कि यदि अपना 1/250 और परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये 0 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.4%। वैसे भी जो कोडल प्रोविजन है उनके न्यूमेरिकल बना देते हैं, उनको उसमें वैल्यू पुटअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन स्लैब शुड नॉट बी। माइल्ड स्टील के लिए 0.1% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और HY स्टील के लिए 0.12% ऑफ। तो ध्यान रखना है, माइल्ड स्टील के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैब कैन बी एज्यूम्ड एज वन वे स्लैब व्हेन लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान रेशियो ऑफ द स्लैब इज ग्रेटर, LYI/LX यदि 2 से ज़्यादा है तब हमारा वन वे स्लैब का एक्शन होगा। चाहे स्लैब क्या हो, चारों तरफ से सपोर्टेड हो, लेकिन यदि स्लैब दोनों तरफ से ही सपोर्टेड है, 2 तरफ से नहीं है, तब हमेशा वन वे की तरह काम करेगी। 2 प्रोविजन है, यहाँ पे सिर्फ अपने को एक को अप्लाई करना है। 36 का ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम थ्योरेटिकल डायमीटर, थ्योरेटिकल मतलब आपको तो निकालना है, चाहे मार्केट में अवेलेबल हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो थ्योरेटिकल डायमीटर के लिए अपना किसके बराबर होता है, थिकनेस 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। 1/8 का 180 का 1/8 से कटेगा, 8 दूनी 16, तो ये आ जाता है अपना 22.5 mm। तो ऑप्शन हुआ अपना सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेस, जब रिस्ट्रेंट्स विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन, कॉर्नर हेल्ड डाउन का मतलब रिस्ट्रेंट हो गई है, और रिस्ट्रेंट करने से हमारा सेंटर का बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाता है। तो मार्कस ने बताया कि आप करेक्शन अप्लाई करिए और ये वैल्यू कम हो जाती है हमेशा, इसलिए मार्कस करेक्शन जो है इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्जनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द स्लैब, यदि हम स्लैब में कॉर्नर को लिफ्ट अप से रोकने के लिए, कर्ल करने से, मुड़ने से, उठने से रोकने के लिए, यहाँ पर रिस्ट्रेन करने के लिए टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये यहाँ तो अपन जो 4 लेयर पे प्रोवाइड कर दिया है, तो कॉर्नर हेल्ड हो जाएंगे, करेक्ट। स्लैब में एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन विद द वॉल, इसका कोई यदि ऐसा करेंगे तो फिर वो लिफ्ट ही नहीं होएंगे, तो फिर टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 314 द रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये स्लैब में कितनी दूरी पर अपने को ज्वाइंट प्रोवाइड करना है। अब अपनी स्लैब कैसी है, थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब है, खुले में है और पतली है। ये IS 314 में बताया गया है कि यदि हमारी लोड बियरिंग वाल हो विथ क्रॉस वाल एट इंटरवल, तब हमको 30 मीटर पे प्रोवाइड, छज्जा बालकनी और पैरापेट हो तो 12 मीटर पे हमको एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करना है। ऑर्डिनरी जो स्लैब है तो 20 से 30 मीटर के बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड। यहाँ पे पूछा गया है थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब, तब हमको एक्सपेंशन ज्वाइंट 15, तो चारों ऑप्शन सही है, ये वैल्यू याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिट स्टेट डिजाइन अप्रोच द स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट प्राइमरी टेक। मेन रेनफोर्समेंट का पूछा है, मेन रेनफोर्समेंट तो हमारा क्या करता है, क्रैकिंग को कंट्रोल करता है। उसकी स्पेसिंग ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो उसको मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई है, वो क्रैकिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट,
तो ये Fe415 HYSD स्टील के लिए वैल्यू 0.12% होती है और माइल्ड स्टील के लिए आपकी 0.15, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड, वही थ्योरी में लिखा है कि आपका मैक्सिमम डायमीटर 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे टोटल थिकनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 HYSD रेनफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब, इसका मतलब है कि दोनों मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या सेकेंडरी स्टील दोनों की ही वैल्यू आपकी 0.12% से कम नहीं, आइदर डायरेक्शन मतलब दोनों में भी 0.12% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शैल नॉट बी मोर देन, यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आती है कि यदि IS 456 को देखें तो आपका आंसर हो जाता है आपका 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm, लेकिन ये आंसर आज की डेट में गलत है। अमेंडमेंट 3 के अनुसार ये वैल्यू आपकी फिर से क्या हो गई है, 450 को घटा के रिड्यूस करके 450 mm से कम करके 300 mm कर दी गई है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्टील फॉर मैक्सिमम माइल्ड स्ट्रेन मोमेंट इज 205 mm स्क्वायर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एट द कॉर्नर, यहाँ पे ये पूछा है कि कॉर्नर पर जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, यदि हमको टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो जो AST मेन है वो दी हुई है 25, और यहाँ पर जो प्रोवाइड करते हैं वो रहती है 3/4 ऑफ AST, तो ये वैल्यू आप 3/4 से मल्टीप्लाइड करके निकाल सकते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल बना दिया उसी कंसेप्ट का, तो ये हो गया आपका 205 आएगा, कितना आएगा 205 तो दिया हुआ है, तो 205 को मल्टीप्लाइड करेंगे 3/5, तो आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्कुलर स्लैब फिक्स्ड एट एजेज, इनकी एजेज क्या है, फिक्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W है, द मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट पहले भी निकाला हुआ है, तो सेम आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, आपका 2 रहेगा। दोनों का रेशियो 2/16 WR स्क्वायर आपका नेगेटिव रहेगा और 1/16 WR स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड किया, रेशियो आ जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ स्लैब एट पर IS 456 पार्ट शुड बी द मिनिमम % ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे मेन स्टील, दोनों में ही आपका Fe415 के लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन बार, यहाँ पर स्लैब की ओवर थिकनेस 160 mm है, इसको हम रखे 1/8 से मल्टीप्लाइड करेंगे या 8 से डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा भाग गया, आ गया 20 mm, आंसर हुआ 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए 2-वे स्लैब सपोर्टेड, शॉर्टर स्पान दिया है 3 तो LX दिया हुआ है 3.5 मीटर, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए हैं, स्लैब कैसी है 2-वे सपोर्टेड है, तो इसके लिए वैल्यू रहती है अपनी, हाँ, द स्पान टू ओवर L/D रेशियो पूछा गया है, तो L/D रेशियो सिंपली सपोर्टेड के लिए रहता है अपना 35, कंटिन्यूस के लिए रहता है 40, तो ये माइल्ड स्टील के लिए राइट, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट स्पेसिफाइड इन IS कोड फॉर द डिजाइन ऑफ स्लैब स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 साइड, 4 साइड वाले जो आपके बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट सिंपली सपोर्टेड हैं वो हैं आपके रैंकाइन ग्रोसेफ थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी पर बेस है, इलास्टिक थ्योरी पर, जबकि रिस्ट्रेंड जो स्लैब है उसके बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट इन इलास्टिक थ्योरी पर हैं, और इन इलास्टिक थ्योरी से जो निकाले गए हैं उसको बोलते हैं यील्ड लाइन। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं,
यदि सिंपली सपोर्टेड है, रिस्ट्रेंट नहीं है, तब आंसर रहेगा रैंकिन ग्रॉस ऑफ थ्योरी। यदि रिस्ट्रेंट स्लैब है तो आपका ई लाइन। धन्यवाद।